बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। हमारे मुआशरे में वालदैन भी अजीब सोच रखते हैं। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं एक अकेले घर में ब्याह कर जाऊंगी तो वहाँ राज करूंगी। न वहाँ नंदें थीं, न ही सास ससुर का झंझट था, बल्कि मैं कहूँगी सास ससुर तो रहमत होते हैं। मैं उस रहमत से महरूम थी, लेकिन मेरे माँ बाप इस बात पर भी खुश थे। कहते थे कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को खुश रखेगा। लड़का क्या था, 40 साला आदमी था जो एक बेटे का बाप था। वो शायद अपने जवान बेटे के लिए किसी नर्स नुमा बीवी का तलबगार था, लेकिन मेरे माँ बाप इन बातों को कहाँ समझते थे। बड़ी सी कोठी देखी और मुझे ब्याह दिया। मैंने भी अपने वालदैन की पसंद पर सर झुका लिया था, क्योंकि मैं जानती थी अच्छी बेटियां कभी ना नहीं करती। वो मेरी शादी का दिन था, न कोई धूम धड़का, न कोई ढोल बाजे, क्योंकि अरशद साहब की ये डिमांड थी कि वो शादी सादगी से करना चाहते हैं। उन्हें हल्ला गुल्ला पसंद नहीं। शायद पहली बीवी के जख्मों से अपनी जान नहीं छुड़ा पाए थे, जो आज से करीबन 15 साल पहले वफात पा गई थी। अरशद साहब की बीवी बनकर जब मैं इस हवेली नुमा घर में आई तो यहाँ भी सन्नाटों का राज था। ये अजीब शादी थी। मुझे लेने ना ही नंदें आईं और ना ही सास ने सर पर दिलासा दिया। सच कहूँ तो मैं इन रिश्तों को तरसती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मोहब्बत से ये रिश्ते बनाना भी एक अनोखा सफ़र होता है, जिसकी मंजिल हमेशा खुशगवार होती है। वो शाम का वक़्त था। निकाह के बाद मैं अरशद साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके हवेली नुमा घर तक आई। ये शादी का दिन था, मगर फिर भी उनकी मसरूफियात कुछ कम न थीं। उन्होंने मुझे घर के बाहर ड्रॉप किया। जल्दी से कहने लगे, तुम जाओ, मुझे कोई ज़रूरी काम है। अभी दरवाज़ा खोलोगी तो शहनाज तुम्हें अंदर ले जाएगी। शहनाज कौन है? मैंने धीमे से पूछा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। खादिमा है हमारी, वो बेनियाजी से बोले और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखती ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी कुछ सोच ही रही थी कि एक वक्त दस्तक दिए अंदर वाला दरवाज़ा खुल गया। एक खूबसूरत लड़की ने घर का दरवाज़ा खोला। हुस्न ऐसा क़यामत खईज था। मेरे दिल ने ये सोच लिया कि अगर इतना कातिल हुस्न अरशद साहब के घर पर मौजूद था तो मुझसे शादी करने की ज़रूरत क्या पेश आई। मगर शायद मर्द बीवियाँ ख़ानदानी और महबूबा हमेशा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर, बदगुमान होने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये औरत अपनी आंखों से बड़ी तेज़ तराज लगती थी। अगले ही लम्हे मुझे दूर से घटी घटी चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं चौंक गई। शुरू से ही हसास तबीयत वाक़ई हुई थी। किसी गड़बड़ का एहसास हुआ तो मेरे कान खड़े हो गए। जब शहनाज ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर मेरा ध्यान है तो उसने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वो मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा जहन सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे वो हर सूरत चाहती थी कि मैं नज़रअंदाज कर दूं। खैर, मुझे उसकी बात तो मानना ही था, क्योंकि ये मेरा यहाँ पर पहला दिन था। वो मुझे कमरे में ले गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बिठाते ही उछलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। मैं सोचती रह गई कि ये अजीब घर है। एक तो सन्नाटा, ऊपर से ये परासरार चीखें। खैर, मैं अपने शौहर अरशद का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई, मगर अरशद न आए। 1 बजे मेरी आंख लगने ही वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर था, ना ही आंखों में कोई अरमान। ये तो एक अरेंज्ड मैरिज थी। मुझे बस अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक ये रिश्ता निभाना था। अरशद आकर मेरे करीब बैठ गए। आंखों में भी सर्दी के अलावा और कुछ नहीं था। शायद उन्होंने भी इस पुख्ता उम्र में ये शादी अपने जज्बात की तस्कीन के लिए नहीं की होगी, बल्कि इसकी वजहात कुछ और ही होंगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो मुझसे बोले, झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, ना ही तुम्हें कोई सब्ज बाग दिखाऊंगा। ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, मगर मुझसे ज़्यादा तवक्कुआत मत रखना। मैंने ये शादी अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदत का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। जी क्यों नहीं, आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वो खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। समीरा, पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा बेटा अजीब सी आदत का शिकार है। जब देखो कमरे में सोया रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक सोया रहता है
और उसका ख्याल बस शहनाज ही रखती है। शहनाज हमारी पुरानी खादिमा है, इस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए अपने बेटे की जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अरशद बताकर चुप हो गए। मेरे जहन में शहनाज का चेहरा घूमने लगा। शहनाज इस घर की नौकरानी कहीं से नहीं लगती थी। उसके तेवर तर्ज लहजे से लगता था कि वो इस घर की मालकिन है। मगर मैंने ये बात अरशद से नहीं कही कि आते ही घर के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैंने चुप सा दी। मैंने सोच लिया था कि अरशद के बेटे का ख्याल ज़रूर रखूंगी। वो उसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत पाने का शायद तरीका भी यही था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखती। बहरहाल सुबह मेरी आंख खुली तो शौहर घर पर नहीं थे। कमरा खाली था। मैं बेदिली से उठी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। घर वालों की याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मैंने कहा तो शहनाज अंदर दाखिल हुई। शहनाज के चेहरे पर नागवारी के आसार छाए हुए थे। बीबी जी, आप नाश्ता कमरे में करेंगी या मेज पर लगा दूं? मेज पर लगा दो। और छोटे साहब कहाँ हैं? मैंने अरशद के बेटे का हवाला दिया तो कहने लगी, जी छोटे साहब सो रहे हैं, उन्हें मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ। शहनाज के लहजे में अजीब सी जिद और अकड़ थी, जैसे वो अरशद के बेटे से मुझे दूर रखना चाहती हो। ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ, मैंने कहा और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर के बाद नहाकर निकली तो बाहर से किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया। बाहर आ गई तो एकदम आवाज़ें खामोश हो गईं। शायद शहनाज किसी से बातें कर रही थी। आवाज़ के ताक़ुब में मैं किचन तक आई तो देखा शहनाज के सामने एक 15-16 साला लड़का डरा सहमा खड़ा था। शहनाज उस पर जैसे हुक्म जता रही थी। मैंने ये हालत देखी तो मुझे सख्त हैरत हुई। लड़का भी डरा सहमा सा लग रहा था। मैंने पास जाकर उसे सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम बेटे, नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम अदनान है, उसने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। अदनान बेटे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उसका सीना थपथपाते हुए कहा तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। सच, आप मेरा ख्याल रखेंगी? उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वो वाकई बहुत मासूम बच्चा था। फिर शहनाज के ना चाहते हुए भी हमने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। वो मेरे साथ बात करने से काफ़ी खुश और हल्का फुल्का नज़र आ रहा था। खैर, मुख्तसर से वक़्त में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अदनान की इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं शहनाज का हाथ ज़रूर है, मगर वो तेज़ औरत पकड़ाई नहीं देती थी। अब मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने रफ्ता रफ्ता अदनान के कमरे में आना शुरू कर दिया, मगर मैं अक्सर देखती मेरे आते ही वो दौड़कर अपने बेड पर बिछे तकिया के पास बैठ जाता, जैसे तकिया के नीचे उसका खजाना दबा हो। ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार होने के बाद नोट की थी, और यकीनन अदनान के पास ज़रूर ऐसा कोई राज था जिसे वो मुझे बताना नहीं चाहता था। खैर, अब मैं शहनाज और अदनान पर नज़र रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं बर वक़्त इस मसले की जड़ तक पहुंच जाऊं, ताकि अरशद साहब के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। दिन बे दिन गुजरते हुए मुझे एहसास हो रहा था कि शहनाज का रवैया मुझसे तल्ख से तल्ख होता जा रहा है। अब मैं कोशिश करती कि अदनान के कमरे में रहूं, वो मेरे सामने रहे। आजकल उसकी गर्मियों की छुट्टियां थीं, स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने नोट किया, अदनान मेरे आने से खुला खुला रहने लगा है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल गई थी। इस बात से अरशद साहब भी बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन मुझे मायके जाना पड़ा। उस दिन अदनान बहुत परेशान लग रहा था। काफ़ी देर के बाद मैं मायके गई थी। वहाँ से 2-3 दिन के बाद वापसी हुई। वापसी पर मैंने देखा अदनान का चेहरा पहले की तरह उतरा हुआ था। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैं थकी हुई थी, आराम करने की ज़रूरत से जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उठी तो बाहर किसी किस्म की हलचल न थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं फौरन अदनान के कमरे की तरफ गई। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई। गुस्सा भी आया कि उसका कमरा बंद था। एक 16 साला बच्चे का कमरा बंद करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मैंने घूम फिर कर देखा। अदनान के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से अंदर का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक़्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब अदनान के सामने शहनाज खड़ी उस पर चिल्ला रही थी। अदनान डरा सहमा तकिया के पास ही बैठा था। बाहर तक उनकी आवाज़ें नहीं आ रही थीं।
लेकिन शहनाज के तेवर बता रहे थे कि उसे अदनान पर सख्त गुस्सा है। अदनान उसके सामने भीगी पिल्ली बना बैठा था। मुझे तो उस पर भी गुस्सा आ रहा था कि लड़का जात होकर वो इस नौकरानी के सामने आखिर इस कदर मजबूर क्यों है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाज़ा धड़ धड़ बजाना शुरू कर दिया। शहनाज ने घबरा कर दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, जबकि अदनान रो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने शहनाज को खूनख्वार निगाहों से देखा और वहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं अदनान के कमरे में आ गई। देखा तो अदनान की आंखों में आंसू थे। वो बहुत मासूम और बेबस लग रहा था। क्या हुआ बेटे, तुम परेशान क्यों हो? मैंने देखा अदनान का दूसरा हाथ तकिया पर था, गोया वो तकिया को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझ में तजस्सुस उभरा कि आखिर इस तकिया में ऐसा कौन सा खजाना है जो अदनान इसके पास भी किसी को नहीं भटकने देता। अदनान बेटे, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने अदनान को उठने का इशारा किया, लेकिन वो जैसे तकिया के पास मुंजमद होकर रह गया। तभी बेइख्तियार मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। ये देखकर मुझे भी हैरत हुई कि तकिया के नीचे कुछ जेवर और मेकअप का सामान पड़ा हुआ था, जबकि साथ ही एक बारीक सा दुपट्टा भी पड़ा था। अदनान ये देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नजरें झुका लीं। ये क्या है बेटे, ये तुम्हें किसने दी हैं? मैंने गरजते हुए पूछा। आंटी, मुझे ये चीजें शहनाज लाकर देती है। वो क्यों तुम्हें लाकर देती है? मैंने हैरत से पूछा तो अदनान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे शहनाज पर बहुत गुस्सा आने लगा कि ये क्या बेगैरती है। आखिर एक बच्चे का जहन खराब करने का मकसद क्या है? मैं अदनान को छोड़कर भागती हुई शहनाज के क्वार्टर में गई, मगर शहनाज वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे सख्त गुस्सा आ जाता। खैर, वो उसने कहाँ जाना था। मैं शहनाज का इंतजार करने लगी। पूरे मोहल्ले में छान मारा, मगर शहनाज कहीं नहीं मिली। बल आखिर मैं थक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। सोच भी नहीं सकती थी कि शहनाज इस कदर घिनौने खेल में मुलव्वस होगी। मैं उससे नफरत ही करती रहती अगर मुझे शहनाज की हकीकत का इल्म ना होता। शाम को जब अरशद घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ शहनाज भी घर के अंदर आ गई। अरशद के होते मैं शहनाज से बातचीत न कर पाई। इतना तो शहनाज भी मेरी फितरत को जानती थी कि मैं कभी भी उसे दूसरों के सामने जलील व रुस्वा नहीं करती। सो वो चुप रही। गालिबन वो जान गई थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। अब की शहनाज अपने क्वार्टर में बंद होती, ज्यादातर बाहर ना आती। अदनान भी नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान वगैरह फेंक दिया था। अब उसकी तरबियत की बारी थी। मैं उसे अपने साथ खिलाती फलाती और उसे ढेरों बातें करती। अरशद भी इस कारकर्दगी से निहायत खुश थे, लेकिन शहनाज मुझसे आखिर कब तक छुपती। एक दिन उसे मेरी हकीकत बतानी ही पड़ी। शहनाज की कहानी कुछ यूं थी। मेरा नाम शहनाज है। हम 2 बहन भाई थे। भाई हमसे शादी करके अलग हो गए। अम्मा ने मेरा और अपना पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी कर ली। इस बंगले में चंद मुलाजिमों की जरूरत थी। मैं और मेरी माँ जब से यहाँ आए, दिल लगी से यहाँ काम करने लगे। माँ के साथ काम करते हुए जल्द ही मुझे एहसास होता कि माँ का सहारा बेटी के लिए किस कदर ज़रूरी होता है, और ख़ासकर बेटी के बाद से जल्द ही मुझे एहसास होने लगा कि अरशद साहब की नज़रें मुझ पर से हटती नहीं हैं। उनकी नज़रों में अजीब सी वहशत होती। मैं ये देखकर घबरा जाती। मेरी कोशिश होती कि कम से कम उनके सामने आऊं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। किसी ना किसी बहाने उनके सामने मुझे जाना ही पड़ता। वो अपने अक्सर कामों के लिए मुझे आवाज़ देने लगे। रफ्ता रफ्ता उनकी अल्फाज से मैं घबराने लगी। ऐसा लगता था किसी दिन मुझे बर्बाद कर देंगे। फिर ऐसा ही हुआ जिस बात का मुझे डर था। अरशद साहब ने लेकिन एक और तरीका इख्तियार किया, और वो तरीका था खफिया निकाह का। निकाह तो खफिया नहीं होता बाजी। मैं तो इतना जानती हूँ कि निकाह ऐलानिया होता है और खफिया गुनाह होता है, मगर शायद उस वक़्त ये नुक्ता नहीं समझ पाई। साहब ने मेरी माँ से बात की कि वो मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस निकाह को खफिया रखेंगे। मेरी माँ बेचारी भोली औरत थी, दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। साहब की मीठी बातों में आकर उसने हामी भर ली कि बात तो निकाह की हुई थी। साहब ने अपना वादा पूरा किया और शहर से दूर जाकर एक मकान में मुझे रहाइश के लिए जगह दी। साथ ही मुझसे निकाह भी कर लिया। इस निकाह में 2-4 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। निकाह से सिर्फ मेरी माँ बाखबर थी।
साहब ने 6 महीने मुझे वहाँ रखा। इसके बाद मुझे घर वापस ले आए, शायद इसलिए कि यहाँ मेरी ज़रूरत थी। मैं यहाँ उनकी नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद जब मैं उम्मीद से हुई तो साहब का रवैया मुझसे बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी। हालांकि पहले वो मेरे आगे पीछे परवाने की मुनासिब फिरते थे, लेकिन अब नज़र उठाकर भी न देखते। मैंने जब उनसे शिकवा किया तो मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं क्यों चुप रहती? वो मेरे शौहर थे, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने मुझे पहले चुप रहने का कहा। चुप न रही तो मुझे तलाक की धमकी दी। इस पर भी जब मैं बाज न आई तो एक दिन मुझे तलाक ही दे डाली। यूं ये किस्सा जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। मैं तलाक याफ्ता होकर अपने घर में बैठ गई, लेकिन एक गुनाह का बोझ, जो कि गुनाह न था लेकिन ज़माने की नज़र में तो गुनाह ही था। और फिर ये हुआ कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालात में वो पैदा हुआ वहाँ पर न हो सका और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इसके जाने के बाद मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़कने लगी। साहब की बीवी का इंतकाम तो कुदरत ने ले लिया। वो तो खुद ही इस जहान से चली गई, अपने पीछे एक निशानी साहब की और अपनी मोहब्बत की छोड़ गई। मैं अरशद साहब के बेटे को देखती हूँ। बड़ा होकर वो भी औरतों की इज्जत खराब करेगा, इसलिए मैं उसे औरत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो डरपोक बने। मैं चाहती हूँ वो बहादुर ना हो, उसमें इतनी जुर्रत ना हो कि वो किसी की इज्जत से खेल सके। आप ही बताओ बाजी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? इसको चूड़ियाँ और जेवर ला कर देती हूँ ताकि वो पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया इख्तियार करे। ये बात तो मैंने आपको साफ तरीके से बता दी, लेकिन जिस हिसाब से शहनाज ने ये बात कही, मुझे वो मुकम्मल तौर पर नफसियाती लगी। वो जहनी मरीज़ थी और जाहिर है होती भी क्यों ना, उसकी ज़िंदगी में इतने सदमे जो आए थे। मैंने इस बात का जिक्र अरशद से किए बगैर उसका नफसियाती इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मैं माहिर नफसियात थी और लोगों के रवैयों को खूब समझती थी। शहनाज की गलती को मैंने राजफाश होने से पहले ही मुआफ़ कर दिया। आज शहनाज को मैंने एक अच्छे घर में ब्याह दिया है, जबकि मेरा बेटा यानी कि अरशद का चहेता आज एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है।